हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली बार हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर के सबसे बड़े बड़े टॉपिक्स तो डिस्कस कर लिए थे। प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में बात हम कर चुके हैं। अब हमारे पास छोटा सा टॉपिक रह जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। इवेंट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो क्या हुआ, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल दो तरह के गैमेट्स आपस में फ्यूजन करते हैं, आपस में मिलते हैं, जिससे हमको जाइगोट मिलता है। तो फर्टिलाइजेशन हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस का की इवेंट है, यूनिक इवेंट है, मेन इवेंट है, और इसीलिए पूरे प्रोसेस को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ रहे थे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो गैमीट हमको बनाने पड़ेंगे, गैमीटोजेनेसिस होगी, गैमीट्स का प्रोडक्शन होगा, और एक बार मेल और फीमेल गैमीट्स बन जाते हैं तो उसके बाद इनको हमें आपस में साथ में लाना होगा ताकि इनका यूनियन हो सके, आपस में फर्टिलाइजेशन हो सके। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 चीज़ें हमको करनी होती हैं, एक तो गैमीट बनाना और दूसरा गैमीट का ट्रांसफर, यानी मेल और फीमेल गैमीट्स को साथ मिलाना ताकि इनका यूनियन हो सके। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है जो कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मीडियम में हो सकती है। किसी ऑर्गेनिज्म में तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और कुछ में ये बॉडी के अंदर होती है जहाँ पर फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी में ही रहता है, लेकिन मेल गैमीट को उसके पास तक पहुँचाना पड़ता है गैमीट ट्रांसफर करके। तो जब फाइनली गैमीट्स एक साइट पर पहुंच जाते हैं तो आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ये यूनिवर्सल है कि 2 हेप्लॉइड गैमीट्स आकर आपस में जब फ्यूजन करेंगे, आपस में जब सिनगेमी करेंगे, तो 2 हेप्लॉइड गैमीट्स के यूनियन से हमको जाइगोट नाम का एक सिंगल डिप्लॉइड सेल मिलता है। तो चलो देख लेते हैं कि जाइगोट के बनने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जाइगोट की अगर बात करें, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा हो, जाइगोट तो बनना ही बनना है। 2 हेप्लॉइड गैमीट्स के यूनियन से बनने वाले इस सिंगल डिप्लॉइड सेल को हम जाइगोट कहते हैं। In organisms with external fertilization, zygote is formed in the external medium, जैसे कि water, whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of organism. तो सीधी सीधी बात है कि जहाँ पर fertilization होगी, zygote की formation भी वही होगी, क्योंकि zygote formation तुरंत fertilization के बाद हो जाती है। जैसे ही दोनों gametes का आपस में fusion हुआ, syngamy हुई, तो जो single cell हमको मिलता है उसी को zygote कहते हैं। तो जिस medium के अंदर fertilization हो रही थी, उसी medium में हमारा zygote भी बन जाएगा। Further development of the zygote depends on the type of life cycle the organism has and the environment it is exposed to. अब एक सिंगल सेल जाइगोट बन जाने के बाद इस डिप्लॉइड सेल का क्या होने वाला है, इसका फेट क्या होगा, आगे किस तरह से डेवलप करेगा, ये डिपेंड करता है इस पे कि कौन से ऑर्गेनिज्म का ये जाइगोट है और किस तरह का इसका एनवायरनमेंट है। तो यूनिवर्सल क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन यूनिवर्सल हुई, हेप्लॉइड गैमीट्स का फ्यूजन यूनिवर्सल हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन यूनिवर्सल हुआ, लेकिन इससे आगे क्या होने वाला है ये डिपेंड करता है कंप्लीटली कि किस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। In organisms belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage. तो fungi and algae वगैरह में हम देखते हैं कि हमारा डिप्लॉइड जाइगोट तुरंत अपने ऊपर एक मोटी सी वॉल बना लेता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, एंड इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। तो इससे पहले कि जाइगोट आगे जाके डेवलप हो, वो कुछ समय के लिए रेस्ट करता है, कुछ समय के लिए इनएक्टिव रहता है इस थिक वॉल के अंदर एनक्लोज्ड होने के बाद में। In organisms with haplontic life cycle, zygote divides by meiosis to form haploid spores that grow into haploid individuals. तो haplontic life cycle जैसे वाले जो organisms हैं, जैसे कि एल्गी की अगर हम बात कर लें, तो इन प्लांट्स में हम क्या देखते हैं, ये ऐसे प्लांट हैं जो पूरे टाइम अपनी लाइफ साइकिल में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है ये हैप्लॉइड ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो चाहे 1 सेकंड के लिए ही, एक बार के लिए ही एक डिप्लॉइड जाइगोट तो बनेगा, लेकिन उनको तो अपनी पूरी लाइफ हैप्लॉइड रहना है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उनकी। तो ऐसे में इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले होते हैं, ये डिप्लॉइड जाइगोट के बनते ही दोबारा से इसको हैप्लॉइड कर देते हैं। 2 हेप्लॉइड गैमीट्स के फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट बना, लेकिन इनको डिप्लॉइड कंडीशन चाहिए ही नहीं थी, तो तुरंत इसमें मियोसिस हो जाती है, तुरंत ये डिप्लॉइड जाइगोट रिडक्शन डिवीजन अंडरगो करके दोबारा से हेप्लॉइड सेल्स बना देता है जिनको स्पोर्स कहा जाता है, और ये स्पोर्स आगे जर्मिनेट होते हैं नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। Zygote is a vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next. तो zygote दोनों generations के बीच का link होता है, and every sexual reproducing organism, including human beings, begin life as a single-celled zygote. अब चाहे कितना भी tall tree हो, चाहे blue whale हो, चाहे elephant हो, इन सभी की life, क्योंकि ये sexually reproduce करते हैं, एक single diploid cell से ही शुरू होती है, यानी कि अपना zygote।
ठीक है भाई, लेकिन इस जाइगोट की भी आगे डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। एक सिंगल सेल से तो पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर बनना है तो बहुत सारे सेल्स बनाने पड़ेंगे, जाइगोट को बहुत बार सेल डिवीजन करना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। During embryogenesis, zygote undergoes mitotic cell division and cell differentiation. अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बना था वो तो सिर्फ एक था, लेकिन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने अलग अलग तरह के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो अब यहाँ पर ना सिर्फ बहुत सारे सेल डिविजन्स करके सेल्स का नंबर बढ़ाना होगा, लेकिन इन सेल्स की डिफरेंशिएशन भी करनी पड़ेगी। इन सेल्स को बताना पड़ेगा कि इस बॉडी में तुम्हारा क्या काम रहेगा, तुम्हारा कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए और तुम्हारा कैसा फंक्शन रहेगा। तो इसी प्रोसेस को जो सेल मैच्योर होते हैं, जिससे सेल्स को पता लगता है कि इनको आखिर क्या काम करना है, जिससे ये स्पेशलाइज होते हैं, हम सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। While cell division increases the number of cells in the developing embryo, cell differentiation helps groups of cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organs in an organism. We have studied about the process of cell division and differentiation already. Animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether development of zygote takes place inside the body or of the female parent or inside. तो यार एनिमल्स को दो कैटेगरी में हमने बांटा, ओवीपेरस एंड विविपेरस। और अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोलें तो ओवीपेरस वो एनिमल्स हैं जो कि एग्स ले करते हैं, और विविपेरस वो हैं जो एग्स ले करने के बजाय डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो इनके यंग वंस एग्स में नहीं डेवलप होते, फीमेल बॉडी में काफ़ी हद तक डेवलप हो जाते हैं, और फिर इस डेवलप्ड यंग वन को फीमेल बर्थ देती है। तो अगर जाइगोट की डेवलपमेंट फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर हो रही है तो ये हमारा विविपेरस एनिमल हो गया, लेकिन अगर एग्स ले कर रहे हैं और एग के अंदर यंग वंस डेवलप हो रहे हैं तो ये हमारा ओवीपेरस एनिमल कहलाता है। वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स और गिव बर्थ टू यंग वंस, इसी के बेसिस पे हम इनको ओवीपेरस या विविपेरस बोलते हैं। इन ओवीपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, the fertilized egg covered by a hard calcareous shell are laid in a safe place in the environment. तो कैल्केरियस शेल से कवर्ड, यानी कैल्शियम से बने हुए शेल से कवर्ड रहता है जो यंग वन होता है, और इसी शेल के अंदर इसकी डेवलपमेंट होती है। फर्टिलाइज्ड एग्स ले करते हैं कौन? रेप्टाइल्स और बर्ड्स जैसे एनिमल्स। तो एक सेफ जगह देखकर इन एग्स को लेकर देते हैं ताकि इनके अंदर बेबी की डेवलपमेंट हो सके। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, यानी इन एग्स को इंक्यूबेट करने के बाद, अंडों को सेने के बाद, यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स। On the other hand, in viviparous animals, ज़्यादातर mammals में including human beings हम यही कंडीशन देखते हैं। The zygote develops into a young one inside the body of the female organism, अपनी मदर की बॉडी के अंदर ही पूरा डेवलप हो जाता है। And after attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism. तो कोई एग नहीं बल्कि डायरेक्टली यंग वंस अगर फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर आ रहे हैं, मदर की बॉडी से बाहर आ रहे हैं, तो इसको हम विविपेरी कहते हैं। Because of proper embryonic care and protection, chances of survival of young ones is greater in viviparous organisms. तो भाई ओवीपेरस और विविपेरस में से ज़्यादा सेफ्टी कहाँ है? साफ साफ हमको दिख रहा है कि ओवीपेरस एनिमल्स के केस में जो बेबी है वो एग के अंदर डेवलप हो रहा है, और इस एग को आके कोई प्रेडेटर भी खा सकता है, या एनवायरमेंट में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो उसकी वजह से एग्स खराब हो सकते हैं। लेकिन अपनी मदर की बॉडी के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है वो ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वो उतना वल्नरेबल नहीं है किसी भी एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस के लिए। अच्छा, ये बात हो गई एनिमल्स की। अगर हम प्लांट्स की बात करें, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमीट रहता है, एग रहता है, और मेल गैमीट इस ओव्यूल के अंदर ही पहुंच के इसको फर्टिलाइज करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल, पेटल और स्टेमन, जो भी बाकी चीज़ें थी हमारे फ्लावर में, कार्पल के अलावा वो विदर हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। फ्लावर के बाकी सारे वर्ल्स जो थे, सेपल हैं, पेटल हैं, स्टेमन हैं, अब इनका रोल नहीं है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना है? फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद सिंपली जो हमारे ओव्यूल हैं, क्योंकि उनके अंदर का एग अब फर्टिलाइज हो चुका है, तो वो सीड बन जाएंगे, और जिस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, ये ओवरी राइपन होने के बाद फ्रूट बन जाएगी। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में यही चेंज हम देखते हैं कि सेपल, पेटल और स्टेमन का अब कोई काम नहीं, दे आर गोइंग टू विदर एंड फॉल ऑफ, और अब हमारी ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप होगी, ओव्यूल्स हमारे सीड में डेवलप होंगे। द पिस्टल रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड। The ovary develops into the fruit, which develops a thick wall called pericarp that is protective in function. तो अब हमारे ओवरी के पास क्या रहता है, हमारे फ्रूट के पास क्या रहता है? ओवरी की जो वॉल थी अब वो फ्रूट की वॉल बन जाती है, जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं, और यही पेरिकार्प अपने अंदर के फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स को या सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। After dispersal, the seeds germinate under favorable conditions to produce new plants. तो हमारे सीड बेयरिंग प्लांट्स में हम यही देख रहे हैं कि सीड असल में क्या है?
पहले वो एक ओव्यूल था, जिस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट था। जैसे ही मेल गैमीट्स इस फीमेल गैमीट तक पहुंचकर इस ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देते हैं, हमारे फीमेल गैमीट को, हमारे एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, तो अब हमारे ओव्यूल के अंदर जो एग प्रेजेंट था वो एग नहीं, धीरे धीरे जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। और जिस ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो एनक्लोज्ड है, इस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम सीड कहेंगे। तो कुछ समय तक तो ये सीड डोरमेंट भी रह सकते हैं, लेकिन फाइनली जब इनको सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी, ऑक्सीजन मिलेगा, इनको वाटर मिलेगा, तो ऐसी कंडीशंस में जब सही टेम्परेचर मिलेगा, हमारा सीड जर्मिनेट हो जाएगा और इस ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो बंद था, हमारे सीड के अंदर जो एम्ब्रियो एनक्लोज था, सीड के कोट को तोड़कर बाहर निकल आता है और एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो रिस्पेक्टिवली प्लांट्स और एनिमल्स में हमने देखा यहाँ पर कि ये प्रोसेसेस होती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में। जाइगोट जो बनता है एम्ब्रियोजेनेसिस अंडरगो करता है और इसके बाद में ये एम्ब्रियो एक नया इंडिविजुअल बना देता है। तो इसी के साथ हमारी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझने की कोशिश की। लेकिन बात यह है कि यही सिमिलर कॉन्सेप्ट्स इस पूरे यूनिट में हमारे काम आने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो कॉमेंट्स में ये बात मेरे साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि जब हम ह्यूमन बीइंग्स में या फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो यही सारे इवेंट्स वहाँ पर किस तरह से होते हैं, यही हम देखने वाले हैं थोड़ा डिटेल में। तो अगर इस चैप्टर में कोई भी चीज़ आपको कन्फ्यूजिंग लग रही है तो पूरा ही यूनिट आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो सकता है। इसीलिए अपने डाउट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करो और अगली बार हम मिलते हैं अगला चैप्टर लेकर, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तब तक के लिए बाय बाय।